नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। यह हमारी खास पेशकश है यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए। और आज हम 3 सितंबर 2025 की ज़रूरी खबरों का पहला भाग देख रहे हैं। हर बार की तरह कोशिश यही रहेगी कि जो भी ज़रूरी जानकारी है उसे आसान और दिलचस्प तरीके से समझे। आज काफ़ी कुछ है। तकनीक, पर्यावरण, इंटरनेशनल रिलेशंस, स्वास्थ्य, कई सारे विषय। और हाँ, हो सकता है कुछ पर हमने पहले भी हल्की फुल्की बात की हो, तो एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, और ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारी रोज की जिंदगी से जुड़ी है। सड़कों पर जो जाम लगता है उसे कम करने के लिए एक नई तकनीक आई है, मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम, MLFF। हाल में NHAI की एक कंपनी है IHMCL, उसने ICICI बैंक के साथ मिलकर गुजरात में NH48 पर 84 फी प्लाजा पर इसे लागू करने का समझौता किया है। ये देश का पहला ऐसा बड़ा सिस्टम बताया जा रहा है। क्या है ये असल में? जी, ये असल में टोल वसूलने का एक बिल्कुल नया तरीका है, बिना किसी बैरियर वाला। मतलब गाड़ियों को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा। बिना रोके। हाँ, बिल्कुल। आप बस हाईवे पर चलते रहिए, टोल अपने आप कट जाएगा। ये होता है हाई परफॉर्मेंस RFID रीडर्स और ANPR, मतलब ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरे, इनकी मदद से। ये तेजी से चलती गाड़ी का फास्टैग और उसकी नंबर प्लेट यानी VRN दोनों को स्कैन करके टोल काट लेते हैं। अरे वाह! मतलब वो टोल प्लाज़ा की लंबी लाइनें वो शायद अब खत्म हो जाएंगी। जी, इससे तो टाइम बहुत बचेगा और जाहिर है गाड़ियां रुकेंगी नहीं तो फ्यूल भी बचेगा। ये तो काफी अच्छा लग रहा है सुनने में। हाँ, बिल्कुल। फायदे कई हैं इसके। सफर आसान और तेज होगा, जाम कम होगा, और जैसा आपने कहा, फ्यूल बचेगा तो मतलब कार्बन एमिशंस भी कम होगा, जो पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। और तो और माना जा रहा है कि इससे टोल कलेक्शन भी ज्यादा एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट होगा, रेवेन्यू बढ़ सकता है। ये देश में एक स्मार्ट हाईवे नेटवर्क बनाने की तरफ एक बड़ा कदम है। और हाँ, NHAI की बात हुई है तो ये भी जान लें कि ये भारत की मुख्य हाईवे बनाने वाली संस्था है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंडर आती है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब संसद के कानून NHAI एक्ट 1988 से बनी है। फरवरी 1995 से इसने काम शुरू किया था। इसके बोर्ड में एक चेयरमैन, 5 तक फुल टाइम सदस्य और 4 पार्ट टाइम सदस्य होते हैं। ठीक है। अब टेक्नोलॉजी से थोड़ा हटकर इंटरनेशनल खबरों पर आते हैं। अफ्रीका का एक देश है मॉरिटानिया। हाल में एक दुखद खबर आई थी वहां से। एक नाव दुर्घटना में कई प्रवासियों की जान चली गई थी। इस देश के बारे में कुछ बताइए। हाँ, वो बहुत दुखद घटना थी। मॉरिटेनिया जो है वो नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में पड़ता है और सहेल रीजन का हिस्सा है। सहेल मतलब सहारा रेगिस्तान के ठीक नीचे वाला इलाका। इसकी सीमाएं पश्चिम में अटलांटिक महासागर से लगती हैं, उत्तर में वेस्टर्न सहारा, दक्षिण में सेनेगल और पूरब में अल्जीरिया और माली है। इस देश का करीब-करीब 90% हिस्सा तो सहारा रेगिस्तान ही है। यहाँ एक बहुत ही अनोखी ज्योग्राफिकल फीचर है, गुएल्ब ए रिचत। इसे सहारा की आंख भी कहते हैं। एक बहुत बड़ी गोल सी संरचना है, स्पेस से भी दिखती है। पानी का सबसे अहम सोर्स है सेनेगल नदी, खासकर देश के दक्षिणी हिस्से में। और वहाँ के लोग, समाज, उसके बारे में क्या खास है? ज्यादातर लोग मूर्स हैं, जो अरब और बर्बर मूल के माने जाते हैं। आबादी ज्यादातर या तो कोस्टल शहरों में है या फिर दक्षिण में सेनेगल नदी के पास। मॉरिटानिया 1960 में फ्रांस से आज़ाद हुआ था। और एक बात ये भी है कि ये दुनिया का आखिरी देश था जिसने 1981 में जाकर स्लेवरी यानी दास्ता को खत्म किया। राजधानी नोआकशॉट है। भाषा अरबी है मेन, पर फुलानी, सुनिनके, वोलोफ और फ्रेंच भी बोली जाती हैं। इस्लाम राष्ट्रीय धर्म है। इकोनॉमी ज्यादातर नेचुरल रिसोर्सेज पर टिकी है, जैसे लोहा, सोना, तांबा, और हाँ, फिशिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि मॉरिटानिया का समुद्री इलाका दुनिया के सबसे अमीर फिशिंग ग्राउंड्स में से एक है। चलिए अब स्वास्थ्य की बात करते हैं। एक दवा है क्लोपिडोग्रेल। खबरें हैं कि डॉक्टर्स का मानना है कि ये दवा, जो खून के थक्के बनने से रोकती है, हार्ट अटैक की लॉन्ग टर्म रोकथाम के लिए एस्पिरिन से शायद बेहतर हो सकती है, खासकर हाई रिस्क लोगों में। जी, क्लोपिडोग्रिल एक एंटी प्लेटलेट दवा है। हमारे खून में जो प्लेटलेट्स होते हैं वो चोट लगने पर खून जमाने का काम करते हैं, जो जरूरी है। पर कभी-कभी ये आर्टरीज के अंदर ही चिपक कर क्लॉट बना देते हैं,
जिससे ब्लड फ्लो रुक सकता है और हार्ट अटैक या स्ट्रोक हो सकता है। क्लोपिडोग्रिल इन्हीं प्लेटलेट्स को आपस में चिपकने से रोकती है, खून को पतला रखती है, जिससे इन खतरनाक घटनाओं का रिस्क कम हो जाता है। इसे अक्सर उन लोगों को देते हैं जिन्हें पहले हार्ट अटैक या स्ट्रोक हो चुका हो या जिन्हें पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज हो, मतलब पैरों की आर्टरीज ब्लॉक हो या अनस्टेबल एंजाइना हो। इसके अलावा जैसे स्टेंट लगने के बाद ब्लड क्लॉट रोकने के लिए और एट्रियल फिब्रिलेशन वाले मरीजों में भी इसका इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो ये प्लेटलेट्स को कम चिपचिपा बनाती है, पर इसका मतलब ये भी हुआ कि चोट लगने पर खून शायद देर से रुकेगा। मतलब फायदा और रिस्क दोनों देखने होते होंगे। बिल्कुल सही। एंटी प्लेटलेट दवा है तो इसका एक साइड इफेक्ट ब्लीडिंग का खतरा बढ़ना हो सकता है। इसीलिए इसे हमेशा डॉक्टर की सलाह और निगरानी में ही लेना चाहिए। ये गोली के रूप में आती है, दिन में एक बार, खाने के साथ या बिना खाए। डोज वगैरह मरीज की कंडीशन देखकर डॉक्टर तय करते हैं। वही देखते हैं कि फायदे ज्यादा हैं या रिस्क। स्वास्थ्य की ही बात हो रही है तो एक बहुत गंभीर रिपोर्ट पर आते हैं। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स AQLI 2025। इसके आंकड़े तो वाकई डराने वाले हैं। रिपोर्ट कह रही है कि एयर पोल्यूशन भारत का सबसे बड़ा हेल्थ थ्रेट कम गया है और इसकी वजह से देश में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब औसत जीवन प्रत्याशा, 3.5 साल कम हो गई है। हाँ, ये आंकड़े बहुत ही चिंताजनक है। AQLI शिकागो यूनिवर्सिटी के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एपिक का इंडेक्स है। इसे माइकल ग्रीनस्टोन और उनकी टीम ने डेवलप किया है। ये खास तौर पर हवा में जो छोटे कण होते हैं, PM 2.5, उनका हमारी जिंदगी पर कितना असर पड़ता है ये बताता है। मतलब अगर हवा WHO के स्टैंडर्ड जितनी साफ होती तो हम औसतन कितने साल ज्यादा जी पाते। 3.5 साल, ये तो बहुत ज्यादा है। और क्या खास है इस रिपोर्ट में? रिपोर्ट तुलना भी करती है, बताती है कि एयर पोल्यूशन का असर बचपन और माँ के कुपोषण से होने वाले असर से करीब 2 गुना है और गंदे पानी, साफ सफाई की कमी से जो असर होता है उससे 5 गुना ज्यादा है। और ये किसी एक जगह की बात नहीं, भारत के सभी 1.4 अरब लोग ऐसी हवा में सांस ले रहे हैं जो WHO की सेफ लिमिट 5 म्यूग्राम से ज्यादा प्रदूषित है। उत्तरी भारत दुनिया का सबसे प्रदूषित इलाका है। दिल्ली NCR में हालत सबसे खराब है। वहाँ WHO स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें तो लोगों की औसत उम्र 8.2 साल कम हो सकती है। बिहार में ये कमी 5.6 साल, हरियाणा में 5.3 और यूपी में 5 साल। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये हमारी सेहत और हमारी इकोनॉमी पर सीधा बोझ है। सोचिए, 3.5 साल की एवरेज कमी, मतलब लाखों मानव वर्षों का नुकसान। ये दिखाता है कि एयर पोल्यूशन अब सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं, ये एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है जो हमारे विकास को रोक रहा है। और जो भारत के अपने स्टैंडर्ड हैं हवा की क्वालिटी के, NACS, उनके हिसाब से क्या स्थिति है? हमारा स्टैंडर्ड तो WHO से काफी कमजोर है, 40 म्यूजियम क्यूब है। दुर्भाग्य से अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से भी स्थिति अच्छी नहीं है। रिपोर्ट कहती है कि अगर दिल्ली NCR में पोल्यूशन को सिर्फ भारतीय स्टैंडर्ड तक भी ले आए तब भी वहां लोग औसतन 4.74 साल की जिंदगी खो देंगे। और चिंता की बात यह है कि देश की करीब 46% आबादी ऐसे इलाकों में रहती है जहां पोल्यूशन हमारे अपने स्टैंडर्ड से भी ज्यादा है। हाँ, अगर पूरे देश में पोल्यूशन नेशनल स्टैंडर्ड तक कम हो जाए तो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1.5 साल बढ़ सकती है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि साउथ एशिया दुनिया का सबसे प्रदूषित रीजन है। हवा की बात तो हो गई, लेकिन पानी का संकट भी कम नहीं। दक्षिण भारत में एक नदी है स्वर्णमुखी। खबर है कि आंध्र प्रदेश में तिरुपति अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी टूडा ने इसे बचाने के लिए ऑपरेशन स्वर्ण नाम की एक योजना शुरू की है। शायद अतिक्रमण का खतरा है। जी, स्वर्णमुखी आंध्र प्रदेश में पूरब की तरफ बहने वाली नदी है। इसका कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा नहीं है, करीब 3225 स्क्वायर किलोमीटर। ये चित्तूर जिले में पाकाला गांव के पास पूर्वी घाट से निकलती है। ये नदी नॉर्थ ईस्ट दिशा में बहती है, तिरुपति की पहाड़ियों से गुजरती है और आखिर में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। लंबाई करीब 130 किलोमीटर है। धार्मिक महत्व भी है इसका, क्योंकि ये तिरुमला और श्रीकालाहस्ती जैसे तीर्थों के पास से बहती है। ये किसी बड़ी नदी सिस्टम जैसे कृष्णा या गोदावरी का हिस्सा है क्या? नहीं, ये एक इंडिपेंडेंट नदी है। इसका बहाव ज्यादातर बारिश पर निर्भर करता है, मानसून पर। इसकी एक मेन ट्रिब्यूटरी है कल्याणी नदी, जिस पर कल्याणी डैम भी बना है। ऑपरेशन स्वर्ण का मकसद इसी नदी को अतिक्रमण और पोल्यूशन से बचाना और रिवाइव करना है,
जो इसके इकोलॉजिकल और कल्चरल महत्व को देखते हुए ज़रूरी है। अच्छा, अब जरा डिफेंस और स्ट्रैटेजिक मामलों की बात करें। अमेरिका और जापान एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका अपना टाइफून मिसाइल सिस्टम जापान में तैनात करेगा। ये टाइफून सिस्टम क्या चीज़ है? टाइफून, जिसे मिड रेंज कैपेबिलिटी या MRC भी कहते हैं, ये एक ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। इसे अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। इसकी खासियत इसका मॉड्यूलर डिज़ाइन है, मतलब इसे अलग अलग तरह की मिसाइलें लॉन्च करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। अभी ये 2 तरह की मिसाइलें लॉन्च कर सकता है, एक तो SM-6 जिसकी रेंज 320 किलोमीटर से ज़्यादा है, और दूसरी टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल जो 1500 किलोमीटर तक मार सकती है। तो ये मीडियम रेंज से लेकर लॉन्ग रेंज तक कवर करता है। तो जापान में इसकी तैनाती का क्या मतलब है, क्या सिग्निफिकेंस है इसका? देखिए, टाइफॉन सिस्टम कंटेनर में होता है, ट्रक पर ले जाया जा सकता है और इसे छिपाना भी आसान है, जिससे ये दुश्मन के हमले से बच सकता है। अमेरिका के लिए इसका मतलब है कि वो अपने सहयोगी देशों के इलाके में तेजी से प्रिसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी डिप्लॉय कर सकता है। ये ज़मीनी और समुद्री दोनों तरह के खतरों को टारगेट कर सकता है। इसकी ये डुअल कैपेबिलिटी, मतलब समुद्र में दुश्मन की जहाज़ों को रोकना, सी डिनायल, और ज़मीन पर अंदर तक सटीक हमला करना, इसे इंडो पैसिफिक जैसे रीजन में काफ़ी इम्पॉर्टेंट बना देती है। एक पूरी टाइफॉन बैटरी में 4 लॉन्चर, एक कमांड पोस्ट और रीलोड व सपोर्ट गाड़ियां होती हैं। चलिए अब समुद्र की दुनिया में चलते हैं। किलर व्हेल यानी ऑर्का हमेशा से मिस्ट्री रही है ये। एक नई स्टडी आई है जिसमें कहा गया है कि ये शायद इंसानी बर्ताव समझने की कोशिश कर रही हैं। उन्हें पूरा शिकार देकर और फिर देख रही हैं कि इंसान कैसे रिएक्ट करता है। ये तो बड़ा दिलचस्प है। किलर व्हेल या ऑर्का, हाँ, वाकई बहुत इंटेलिजेंट और सोशल जीव है। ये दुनिया के लगभग हर महासागर में मिलती हैं और समंदर की टॉप प्रेडेटर हैं। और ये डॉल्फिन फैमिली की सबसे बड़ी मेंबर हैं। ये पॉड्स में रहती हैं, जो फैमिली ग्रुप्स होते हैं। शिकार करने, बात करने, रास्ता खोजने के लिए ये पानी के नीचे की आवाज़ों, मतलब इको लोकेशन पर बहुत डिपेंड करती हैं। इनका वो काला और सफ़ेद रंग इनकी पहचान है। पर क्या ये इंसानों के लिए खतरनाक हैं? फिल्मों में तो बड़ा खतरनाक दिखाते हैं। नहीं, वाइल्ड किलर व्हेल का इंसानों पर अटैक करना बहुत ही रेयर है, लगभग ना के बराबर। ज्यादातर मौकों पर ये इंसानों के प्रति अग्रेसिव नहीं होती। असल खतरा तो इन्हें इंसानों से है, जैसे मछली के जालों में फंसना, पॉल्यूशन, इनके खाने जैसे सील, मछली की कमी। IUCN रेड लिस्ट में इन्हें डेटा डेफिशिएंट रखा गया है, मतलब इनकी आबादी के बारे में पक्की जानकारी नहीं है। पर यह तय है कि ये बहुत स्मार्ट होती हैं और मिलकर शिकार करने की कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी बना सकती हैं। ये नई स्टडी इनके बिहेवियर को और समझने में मदद करेगी। पर्यावरण पर लौटें तो एक चिंता वाली खबर तमिलनाडु से है। वहां श्रीविल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व SMTR के अंदर कथित तौर पर गैर कानूनी तरीके से सड़कें बन रही हैं या रिपेयर हो रही हैं। जी हाँ, ये वाकई चिंता की बात है, खासकर एक टाइगर रिजर्व के अंदर। SMTR तमिलनाडु के थेनी, विरुधुनगर और मदुरई जिलों में फैला है और ये वेस्टर्न घाट का हिस्सा है, जो बहुत सेंसिटिव इकोसिस्टम है। इसे फरवरी 2021 में ही बनाया गया था, ग्रिजल्ड स्क्विरल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को मिलाकर। इसका महत्व इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि ये साउथ में कलाकड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व और नॉर्थ में केरला के पेरियार टाइगर रिजर्व के बीच एक कनेक्शन, एक लिंक का काम करता है। ये जानवरों, खासकर हाथियों और बाघों के मूवमेंट के लिए एक ज़रूरी कॉरिडोर है। वेगई, सुरुलियारू और शनमुगनाथी जैसी नदियां भी यहीं से निकलती हैं। और यहाँ जंगल और जानवर किस तरह के मिलते हैं? यहाँ कई तरह के जंगल हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन, ड्राई डेसिडुअस, मॉइस्ट मिक्स डेसिडुअस और ग्रासलैंड्स भी हैं। जानवरों में हाथी, बाघ, तेंदुआ, नीलगिरी तहर जो एक तरह की जंगली बकरी है, और तमिलनाडु का स्टेट एनिमल भी है गौर यानी इंडियन बाइसन, चित्तीदार हिरण, जंगली सुअर और 2 खास बंदर नीलगिरी लंगूर और शेर जैसी पूंछ वाला मकाक मिलते हैं। इनके अलावा बहुत तरह के पक्षी और रेप्टाइल्स भी हैं। ऐसी बायोडाइवर्सिटी वाली जगह में कोई भी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन वाइल्ड लाइफ के लिए बड़ा खतरा है। रक्षा सहयोग पर वापस आते हैं। भारत और अमेरिका के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज युद्धाभ्यास का 21वां एडिशन होने वाला है। इंडियन आर्मी की एक टुकड़ी इसके लिए अमेरिका के अलास्का रवाना हो गई है। ये एक्सरसाइज क्यों इंपॉर्टेंट है? इस रेजिमेंट की एक बटालियन गई है।
ये एक्सरसाइज दोनों देशों की आर्मीज को एक दूसरे की टैक्टिक्स, टेक्नोलॉजी और काम करने के तरीके को समझने का मौका देती है। अलास्का के ठंडे और पहाड़ी इलाके में ये 2 हफ्ते से ज्यादा चलेगी। इसमें सैनिक कई तरह की ट्रेनिंग करेंगे, जैसे हेलीबॉर्न ऑपरेशंस, ड्रोन्स और दूसरे सर्वेलेंस सिस्टम्स का इस्तेमाल, रॉक क्राफ्ट, माउंटेन वॉरफेयर, घायलों को निकालना, मेडिकल एड और आर्टिलरी, एयरक्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स का इंटीग्रेटेड इस्तेमाल। अच्छा, तो ये सिर्फ फील्ड एक्सरसाइज नहीं है, इसमें स्ट्रेटेजिक लेवल पर भी बातचीत होगी। बिल्कुल, फील्ड ट्रेनिंग तो है ही, साथ में दोनों आर्मीज के एक्सपर्ट्स जरूरी टॉपिक्स पर वर्किंग ग्रुप्स भी बनाएंगे, जैसे ड्रोन्स और एंटी ड्रोन ऑपरेशंस, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, कम्युनिकेशन और लॉजिस्टिक्स। एक्सरसाइज के आखिर में एक बड़ा जॉइंट टैक्टिकल मैनूवर होगा, जिसमें यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस के लिए कैपेबिलिटी सुधारने और मल्टी डोमेन चैलेंजेस से निपटने पर फोकस रहेगा। ये एक्सरसाइज दोनों देशों के बीच बढ़ते डिफेंस रिलेशन का एक सिंबल है, और याद दिला दूं कि युद्ध अभ्यास के अलावा भारत और अमेरिका के बीच आर्मी की वज्र प्रहार, नेवी की मल्टीलैटरल मालाबार और एयरफोर्स की कोप इंडिया व मल्टीलैटरल रेड फ्लैग जैसी और भी एक्सरसाइजेस होती हैं। और आखिर में आज की चर्चा को साइंस और स्पेस की दुनिया की एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट के साथ खत्म करते हैं। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट RRI बेंगलुरु के साइंटिस्ट ने प्रत्युष PRAPRTUSH नाम का एक मिशन प्रपोज किया है। इसका मकसद है कॉस्मिक डॉन, मतलब यूनिवर्स के बिल्कुल शुरुआती पलों के रहस्यों को जानना। ये तो सुनने में ही बहुत रोमांचक है। प्रत्युष का पूरा नाम है प्रोबिंग रीआयनाइजेशन ऑफ द यूनिवर्स यूजिंग सिग्नल फ्रॉम हाइड्रोजन। ये असल में एक रेडियो टेलीस्कोप है, जिसे चांद के उस हिस्से पर लगाने का प्लान है जो हमें पृथ्वी से कभी नहीं दिखता, मतलब चांद का फार साइड। इसे RAI और ISRO मिलके बना रहे हैं। टेक्निकली देखें तो इसमें एक खास एंटीना होगा जो रेडियो वेव्स की एक बड़ी रेंज 30 से 250 मेगाहर्ट्ज पकड़ सकेगा। इसमें सेल्फ कैलिब्रेटिंग रिसीवर होंगे, मतलब जो खुद अपनी गलतियां ठीक कर सकते हैं, और बहुत हाई रेजोल्यूशन पर सिग्नल रिकॉर्ड करेंगे। ये टेलीस्कोप लगातार आसमान के बड़े हिस्से को देखेगा और यूनिवर्स के शुरुआती दौर से आने वाले बहुत ही फीके हाइड्रोजन सिग्नल्स को पकड़ने की कोशिश करेगा। पर इसे चांद की उस पारी क्यों लगाना है? पृथ्वी के पास या चांद के इस तरफ क्यों नहीं? वजह है रेडियो साइलेंस। चांद का वो हिस्सा पृथ्वी से आने वाली रेडियो नॉइज, जैसे हमारे टीवी, रेडियो, मोबाइल सिग्नल से पूरी तरह ढका हुआ है, बचा हुआ है। पृथ्वी पर यह शोर इतना ज्यादा है कि यूनिवर्स की वो बहुत धीमी आवाजें सुनना लगभग नामुमकिन है। चांद का वो हिस्सा एक तरह से बिल्कुल शांत कमरा है, जहां हम यूनिवर्स के सबसे पुराने राज सुनने की कोशिश कर सकते हैं। इसे चांद के चारों ओर एक खास ऑर्बिट में रखा जाएगा और ये करीब 2 साल तक काम करेगा। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए इसके सेंटर में एक छोटा सा सिंगल बोर्ड कंप्यूटर SBC होगा। इसका शुरुआती डिजाइन रास्पबेरी पाई जैसे कंप्यूटर पर बेस्ड था। यही छोटा सा कंप्यूटर एंटीना मैनेजमेंट से लेकर डेटा रिकॉर्डिंग और शुरुआती प्रोसेसिंग तक सब कुछ संभालेगा। ये दिखाता है कि कैसे छोटे और किफायती सॉल्यूशंस भी बड़े साइंटिफिक मिशंस में काम आ सकते हैं। तो ये थी 3 सितंबर 2025 की कुछ अहम खबरों पर हमारी आज की चर्चा। नई टोलिंग टेक्निक से लेकर यूनिवर्स के रहस्यों तक काफी अलग-अलग विषयों को हमने छुआ। हाँ, बिल्कुल। और UPSC के लिहाज से देखें तो हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, MLFF, इंटरनेशनल रिलेशंस, मॉरिटानिया, युद्ध अभ्यास, साइंस टेक, क्लोपिटिग्रेल, टाइफून, प्रत्युष, एनवायरनमेंट, AQLI, किलर व्हेल, SMTR या ज्योग्राफी, स्वर्णमुखी नदी। ये सब सिलेबस के अलग-अलग हिस्सों से जुड़ते हैं। आज की इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है, चाहे वो धरती पर हमारी जिंदगी घटाने वाला पोल्यूशन हो या अरबों साल पुराने यूनिवर्स की कहानी, लगातार ऑब्जर्वेशन, डेटा एनालिसिस और नई टेक्नोलॉजी का विकास ही हमारी समझ को आगे बढ़ाने का रास्ता है। उम्मीद है आपको ये चर्चा उपयोगी और दिलचस्प लगी होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप आगे भी ऐसी जरूरी चर्चाओं से जुड़े रहें। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। धन्यवाद।